क्लास 7 हिस्ट्री की क्लास पार्ट सेकंड में आज हम लोग देखेंगे। लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्ल लिपि लिखी बाईं ओर में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। सख्त लिपि दाईं ओर से अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है, लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आज आते होंगे। पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। पांडुलिपियां बनाते हुए लिपि के छोटे मोटे फेर बदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी लिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखन की मूल प्रति पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपियों द्वारा बनाई गई लिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। यानी जो पहले की लिपि प्राप्त हुई उसे पढ़ने और समझने में लोगों को दिक्कत होती है। जो बाद में लिपि जो बनी वो थोड़ी आसान भाषा में थी, जिसे लोग समझ सकते और पढ़ सकते हैं। इसीलिए इस बात का अंदाजा लगाया जाता है कि मूलतः लेखक ने लिखा है। इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते हैं। 14वीं शताब्दी के इतिहास जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था। नए समाज एवं राजनीतिक समूह सन 700 और 1750 के बीच के हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों को आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नए प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्र, यात्रा, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया। आलू, मक्का, कौन सा चीज लोग खाते थे? आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी काल रहा है। इस युग में लोगों की परिवर्तनशीलता, एक स्थान से दूसरी स्थान पर आना जाना बहुत बढ़ गया। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्रा करते थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में
समुदायों का महत्व बढ़ा। उस समय से एक समुदाय था राजपूत, जिसका राजपूत अर्थात राजपूत का मतलब होता है राज का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वाभिभक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के लिए अवसर का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, मुख्यतः लिपियों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूह ने भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावरण में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को हमारे चौकिया पर वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषक मतलब जो खेती करता है। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों को प्रभावित होने लगे। वे बड़े जटिल समाजों के अंग बन गए और उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग के बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास उपजाऊ जमीन थी तो कुछ के पास मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती के खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा। लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उसकी पृष्ठभूमि व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जा अस्थायी नहीं, किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण था, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहे थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था। मतलब उस समय तो जातियां अलग अलग नहीं बटी थी, तो एक ही घर में कई जाति के लोग भी रहते थे। और सदस्यों के व्यवसाय का नियंत्रण करने के लिए जाति स्वयं अपने नियम बताती। मतलब जो लुहार का काम कर रहा है वो, जो लोहे का काम कर रहा है वो लुहार हो गया, जो सैनिक का काम कर रहा है वो क्षत्रिय हो गया। तो इसी प्रकार जातियां अपने काम के हिसाब से उस समय जातियां बढ़ती थी। मतलब एक ही परिवार में कई जातियों के लोग रह सकते थे। कोई पढ़ा रहा है तो वो ब्राह्मण हो गया, दूसरे के यहाँ नौकर कर रहा है तो वो वैश्य की कैटेगरी में आ गया। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग की एक सभा करती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी।
इस अनुभव में जो प्रौद्योगिकी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन वर्णित है, उनमें से कौन से परिवर्तन आपकी समझ में आपके शहर या गांवों में सबसे महत्वपूर्ण रहे? क्षेत्र और साम्राज्य। चोल, तुगलक, मुगल जैसे बड़े बड़े राजाओं के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। मतलब लोग राजा बनना भी शुरू हो गए और उनके क्षेत्र में बहुत बड़ा राज्य पर भी वो लोग कब्जा करने लगे। दिल्ली के सल्तनत गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रस्तियों के उदाहरण के लिए अध्याय 2 में देखिए में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया। किसे? गयासुद्दीन बलबन को बड़ा शासक बताया गया, जो पूर्व में बंगाल गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजन तक फैला हुआ था और इसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ आ जाता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उनकी सेना में यहाँ पर खत्म करते, उसके बाद ऊपर दे देते हैं। सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्ति मानते थे। साथ ही वे यह समझने की कोशिश भी करने लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। मिस्र में शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबरस की ममालिक अल अमसर के अनुसार मुहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत देखिए सिविस्तार कहाँ था? इधर पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान में, सिविस्तार पाकिस्तान में था। उसके बाद कच्छ था, उसके बाद मुस्तान था, कलानौर, लाहौर, सामना, सरसूती, कहराम, हासी, दिल्ली, बदायूं, कन्नौज, कड़ा, अवध, बिहार, लखनौती, जाजनगर, मालवा, गुजरात, देवगिरी, तेलंगाना, गुजरात, देवगिरी, तेलंगाना, तैलंग, द्वार समुद्र और माबार। मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबसीदी की ममालिक अल अमसर के अनुसार मुहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत, दिल्ली सल्तनत के आने वाले प्रांत ये सब थे। चौदह 14 के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्ति पूर्ण मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। भाषा तथा क्षेत्र। सन 1913 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के
हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्र, दक्षिण कर्नाटक में तेलंगानी, आंध्र प्रदेश में गुजरी, गुजरात में महाबारी, तमिलनाडु में गोंडी, बंगाल में, ये सब उस जगह की भाषाएं थी। द्वार समुद्र, दक्षिण कर्नाटक, तेलंगानी आंध्र प्रदेश, गुजरी गुजरात, मबरारी तमिलनाडु में, गोड्डी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। कहाँ कौन सी भाषाएं बोली जाती थी उनके बारे में दिया गया है। अमीर खुसरो ने आगे बताया है कि इस भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत थी, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। ब्राह्मण लोग पूजा पाठ ये सब करवाते थे, तो सबसे ज़्यादा ब्राह्मण लोग ही संस्कृत को हम लोग आज भी देखते हैं। आम जनमानस ऐसी आम जनता जो है हिंदी बोलती है, इंग्लिश बोलती है, उर्दू बोलती है, सारी भाषाएं बोलती है, लेकिन उतनी अच्छी तरह से संस्कृत हर व्यक्ति को नहीं आता है। बल्कि हिंदी या इंग्लिश ये भाषाएं हर किसी को आती है, आज भी है प्रचलन में। तो उस टाइम भी था, लोग प्राकृतिक बोलते थे, अवधी बोलते थे, सारी भाषाएं बोलते थे, लेकिन संस्कृत ज़्यादातर लोगों को नहीं आता था। वे केवल ब्राह्मण या पढ़े लिखे लोग ही जानते थे। चलिए, अमीर खुसरो द्वारा लिखी इस भाषाओं की एक सूची बनाइए और एक सूची उन भाषाओं के नामों की बनाइए जो इनके द्वारा उल्लेखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है। जो नाम एक से हैं उन्हें रेखांकित कीजिए और जो नाम भिन्न है उनके चारों ओर घेरा कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया है कि उस समय के भाषा के नाम बदल गए? सन 700 तक कई क्षेत्रों में अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा संस्कृति विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 7 में आपको इसके बारे में अधिक जानकारी मिलेगी, मतलब आगे के चैप्टर में। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफी टकराहटें चलती रहती थी। राजा एक दूसरे से मतलब लड़ाई झगड़ा करते रहते थे राज्यों के लिए। कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे, क्योंकि जो जैसे बढ़ता है उसे और लालच बढ़ते जाती है। इसीलिए पता लगाइए कि क्या आपका राज्य कभी इन सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का हिस्सा रहा था। यदि रहा था तो कितने समय के लिए। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, लेकिन इन वर्ष से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे राज्यों का शासन चल रहा था। हाँ, ये बिहार के पटना से पुस्तक विक्रेता पीर अली ने बिहार का समर्थन किया था, मतलब वो यहाँ के राजकाज को देखते थे। यहाँ के लिए अंग्रेजों से भी लड़ाई उन्होंने किया था। पीर विक्रेता
पुस्तक विक्रेता पीर अली। बाकी पूरे बिहार के तो जगदीशपुर के बाबू वीर कुंवर सिंह आरा क्षेत्र के थे। राज्यों की बहुत सी बातें उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विस्तार मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से 1750 के बीच 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि इनके चित्रों की अपनी विशेषताएं बनी रही थी, मगर समन्वय और सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी इन पर पड़ा। जिन चीज़ों को हम अंडरलाइन करते हैं उसे आप लोग नोट कीजिएगा, जिन चीज़ों को अंडरलाइन नहीं करते हैं उसे नहीं नोट करना है। पुराने और नए धर्म। इतिहासकार के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धर्म परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैनिक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तित्व स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस अवस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी इतिहासकारों ने जिन हजारों वर्षों तक पड़ताल कर रहे थे, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैनिक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तित्व स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस अवस्था का फलस्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था योगी इन धर्म प्राय स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्था में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में परिवर्तन बदलाव आए। इन परंपराओं में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिर का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा अंतर होता था। इसके संरक्षण थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमैल इष्ट देवी देवताओं के रूप में की गई जिन पर पुजारियों के विशद कर्म कांड के बिना ही भक्ति स्वयं पहुंच सकते थे। इस व्यक्ति में और साथ ही दूसरे परंपराओं के बारे में आपको अध्याय में जानकारी मिलेगी। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का उद्देश्य भारत में पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ अपना धर्म ग्रंथ मानते थे, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते थे, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगा है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। कई शासक इस्लाम और इसके द्वारा धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात
उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमान में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब का दामाद अली को मुसलमानों का विधि समस्त नेता मानते थे, और सुन्नी थे जो खलीफा को प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इन धर्मों का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। खलीफा कौन कहलाए उनके बारे में, और आगे भी इनकी परंपराएं चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं कि भिन्न भिन्न परंपराओं में भी कई परिवर्तन अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांत तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर भिन्नताएं देखने को मिलती है। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहास का समय को लेकर घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते। उनकी नजरिया यह है कि यह सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को झलकाता है। मतलब उस समय ना घड़ी था ना कैलेंडर था, तो इस बारे में लोग सटीक जानकारी कैसे लगा सकते हैं? यानी अनुमान के थ्रू जो चीजें मिली है उसी के थ्रू लोग अनुमान लगाते हैं। यह दिखता है कि इन विचारों और विश्वासों में कितना अस्तित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेष रखने वाले कुछ बड़े हिस्सों, युगों का कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इसे 100% नोट कीजिएगा। इतिहासकारों ने कालखंड को कितने वर्गों में बांटा है? तो 3। ये हर एक एग्जाम में कंफ्यूज कर देता है। हिंदू, मुस्लिम और तीसरा ब्रिटिश। यह विभाजन इसे नोट करना है। इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता था और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और भी कुछ परिवर्तन, बदलाव नहीं आता। इस दृष्टि में इन महाद्वीपों की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन जो आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के भिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उनमें प्राचीन समाज के कई प्रकार का समावेश था, जैसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी, शहरों और गांवों के निवास और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल जो इतिहासकार पढ़ेंगे उसे प्राय मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इनमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्य राज्यों के उदय, कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत, मध्यान्ह धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलाव के साक्षी रहे। आखिरकार 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं 11वीं शताब्दी से काफी भिन्न था। इसीलिए इस काल को एक ऐतिहासिक इकाइयों के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और
बौद्धिक प्रगति का प्रभाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकालीन रूढ़िवादी था और इस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हमें जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की व्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोपीय व्यापारियों कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया था। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चित्रों तथा इन सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चले और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप पढ़े और इसकी तुलना में आप कितने वर्ष पढ़े बातों को करने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव यह देखें कि ये क्या बदला हुआ है और क्या नहीं। आज आप अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी यह देखें और भी क्या कुछ बदलाव हैं वैसे ही है, यह भी ध्यान दें। चलिए ख़त्म हो गया, फाइनली आज ख़त्म हो गया। सेवन क्लास का चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। ये सेकेंड पार्ट है। पहले पार्ट में आधा हम लोगों को दे चुके हैं और सेकेंड पार्ट में ये पूरा कंप्लीट हो गया है। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी शॉर्ट्स होता है उसे हम ऐसी शॉर्ट्स वीडियो में डालते हैं, जैसे मैप से रिलेटेड नदी के बारे में बताना हो, किसी राज्य के बारे में बताना हो, वो सब हम शॉर्ट्स में डाल देते हैं। आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए बाय, जय हिंद।